गुड मॉर्निंग। आज हम वापस वही टॉपिक डिस्कशन करते हैं। पहले अपने जो टॉपिक डिस्कशन किया था रिहेबिलिटेशन कम्युनिटी बेस्ड रियल CBR, उसी की कंटिन्यूटी में नेक्स्ट अपने उसका टॉपिक डिस्कशन करते हैं। अपना टॉपिक है हेल्थ कंडीशन। टॉपिक का नाम क्या है? स्वास्थ्य स्थितियां। क्या हेल्थ कंडीशन है? किसकी? पुनर्वास की आवश्यकताएं, नीडिंग हेल्थ रिहेबिलिटेशन, मतलब स्वास्थ्य परिस्थितियां या स्वास्थ्य स्थितियां, कंडीशंस क्या हैं जिसमें पुनर्वास की अपन को आवश्यकताएं पड़ती हैं। जैसे अपन देखते हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अपन जो रिहेबिलिटेशन है, उस रिहेबिलिटेशन स्थायी और अस्थायी स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं किसी को। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका पैर कट गया, तो वो क्या हो गया? एक स्थायी समस्या हो गई, उसकी स्वास्थ्य से रिलेटेड स्थायी समस्या हो गई। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, जिसमें व्यक्ति को उसके अंदर उसकी पुनर्स्थापना को निजात दिलाने के लिए या उस सोसाइटी में एडजस्टमेंट करने के लिए ये सारे काम अपन किए जाते हैं। और एक संस्था होती है जिससे संबंधित निम्नलिखित परिस्थितियां विकलांग तो निम्न प्रकार हो सकते हैं। मतलब उसके सामान्य जीवन में जो भी विकलांगताएं हैं, उस विकलांगता को अपन क्या कितने प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है? 4 प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है जो विकलांगता हो सकती हैं। जैसे और भी बहुत सारी विकलांगताएं हो सकती हैं। जैसे मेनली अपने जो जिसकी बात करें, वो 4 प्रकार से इसकी विकलांगता को नापा गया है। स्थायी और अस्थायी दोनों हो सकती हैं। जैसे 1 नंबर की अपन बात करें तो वो आती है लोकोमोटर आती है। 3 नंबर की आती है अपने वाणी और स्वरण। 4 नंबर की आती है दृष्टि, जिसको दिखाई नहीं देता हो। और 5 नंबर का आती है मानसिक विद्वंता या निस्सकता, मतलब मेंटल से रिलेटेड। तो अपन 1 नंबर की आपने बताई लोकोमोटर। लोकोमोटर का मतलब है कि अगर कोई पर्सन से विकलांग हो जाए, ये लिखा है यहाँ पे, विकलांगता आ जाए, हाथ पैर कट जाए या टेढ़ा मेढ़ा शरीर हो जाए, या उसकी हाथ पैर कट हो या कम हो, जन्मजात हो, तो उसको क्या बोलते हैं? लोकोमोटर या गति विषयक स्वास्थ्य परिस्थितियां या विकलांगता। ठीक हो। नेक्स्ट 2nd नंबर था वाणी और श्रवण बधिर संबंधी असमर्थता या विकलांगता, जिसको अपन बोलते हैं स्पीच एंड हियरिंग, स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। ये क्या डिसेबिलिटी होती है? इस डिसेबिलिटी के अंदर क्या होता है? अगर किसी को आवाज आती नहीं हो या वो बोल नहीं सकता हो, उसका भी सर्टिफिकेट बनता है। या एक जिसको सुन नहीं सकता हो, 40% जो कैपेसिटी कम हो जाए, उसको भी अपन बोलते हैं वाणी असावरण। इसके अंदर डिप्लोमा भी होता है। अब इसके अंदर BSc सिख भी कॉलेजें होती हैं, जिसके अंदर जो मूक बधिर होते हैं, जो बोल नहीं सकते या जिसको सुन नहीं सकता, उससे रिलेटेड भी स्कूलिंग अपने आसपास में बहुत सारी खुल रही है। इससे रिलेटेड ट्रेनिंग या वो होता है, प्रशिक्षण भी होता है। जस्ट भी अपने सीकर के अंदर बहुत सारी कॉलेजें हैं, वहाँ से कोई भी कर सकता है। तो ये क्या वाणी या सवरण के हियरिंग, HI जिसको बोलते हैं। एक होता है विजुअल, आंखें, जिसकी आंख नहीं हो, आई आई या जिसकी आंखें नहीं हो या आंखों से टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता हो, 40% से ज़्यादा उसकी क्या हो? विकलांगता हो या असमर्थता हो, तो उसको आंख से रिलेटेड भी उसको क्या दिया जाता है? सर्टिफिकेट बनाया जाता है। चौथा आता है मानसिक विद्वत्ता। ये मेरे अंडर आता है, जिसका अपने क्या है? मेंटल रिटार्ड। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कोई दिमाग से रिलेटेड, अगर दिमाग में कोई एबनॉर्मलिटी है, उसमें विकलांगता है, उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट बनता है उसको मानसिक विमंदता बोलते हैं, मानसिक मेंटल डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो इसका भी क्या किया जाता है? सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो 4 प्रकार के सर्टिफिकेट हो गए। एक लोकोमोटर हो गया, स्पीच एंड हियरिंग हो गया, 3rd आई या विजुअल डिसऑर्डर हो गया, 4th है मेंटल रिटार्ड। मेंटल क्या हो गया? मेंटल से रिलेटेड उसकी क्या होगी? विकलांगता हो गई है। इसके अंदर अपन एक एक चीज का अपन डिस्कशन करते हैं। लोकोमोटर या फिर ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी आता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कौन कौन सी चीजें होती है जिनका सर्टिफिकेट बनता है? जैसे सबसे पहले मैं आपको बनाऊं, सबसे पहले क्या होती है? SSO ID बनाई जाती है, जो ईमीतर पे बनती है। नेक्स्ट होता है उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन, जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे या जो अपने SK डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो साइकोलॉजी या अपने जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं,
या फिर अपन बोल सकते हैं जो क्या बोलते हैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, वो इसको बनाने का काम करते हैं। उसके बाद में वेरीफाई का काम होता है। थर्ड, उसके वेरीफाई होने के बाद में उसको परसेंटेज दिया जाता है, कितना परसेंटेज बनेगा। परसेंटेज देने के बाद में क्या होता है, वो अपलोडिंग हो जाता है और उसको वेरीफाई कर दिया जाता है। वेरीफाई होने के बाद में इमिटर से वापस अपने जो सर्टिफिकेट है उसको जारी किया वो प्रिंट आउट निकाल लिया जाता है। तो इसमें देखें लोकोमोटर में कौन कौन से आते हैं, जैसे कोई जन्मजात शरीर में कोई अंग की अपूर्णता या विकलांगता, वो इसमें आ सकता है। कोई पैरालाइसिस हो, अगर किसी का पैरालाइसिस हो जाए, वो भी कम से कम 2 ईयर हो जाए, तो ही इस चीज़ का अंदर वो सर्टिफिकेट बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। इसलिए किसी का भी पैरालाइसिस हो गया हो आपके नियर बाई, उसको कहो जिस टाइम वो पैरालाइसिस उस दिन से लेकर कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है वो क्या करें, वो संभाल के रखें। नेक्स्ट है प्रमस्तिष्क, अगर सेरिब्रल पाल्सी हो जाए, सेरिब्रल पाल्सी का मतलब है सेरिब्रल में कोई इन्फेक्शन या उसमें भी क्या हो जाए, इन्फेक्शन या हो जाए, तो उसका बराबर रिस्पॉन्स नहीं दे तो भी उसका बन सकता है। दुर्घटना के अंदर कोई अंग छेदन हो जाए, मैंने आपको बताया था कोई हाथ पैर कट जाए, दुर्घटना हो जाए, तो उसका भी सर्टिफिकेट बनता है। और गतिविधि से रिलेटेड अगर उसको कोई मेटाबॉलिक रोग हो तो भी उसका क्या किया जाता है, सर्टिफिकेट बनाया जाता है। और ये किस में आते हैं, लोकोमोटर में आते हैं। दूसरा अपन डिस्कशन करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये वाला जो सर्टिफिकेट बनता है, ये जो सर्टिफिकेट होता है स्पीच एंड हियरिंग का, स्पीच एंड हियरिंग का होता है, जिसका मतलब है कि जो अपने सुनने में और बोलने में अगर कोई भी विकलांगता है उसका सर्टिफिकेट बनाया जाता है, तो उसको अपन स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी में आता है। इसके अंदर क्या होता है कि या तो वो सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता आती है, तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे प्रसव पूर्ण, अगर डिलीवरी से पहले अगर कोई कारण है, कोई दवाई का या कोई रिएक्शन कर गई हो, या सेरिब्रल पाल्सी हो, कान में कोई जन्मजात विकार होगा तो भी इसका सर्टिफिकेट बन सकता है। या प्रसव के बाद में अगर कोई जैसे कम वजन के बच्चे हो, या प्रसव के दौरान कोई उसकी प्रॉब्लम्स या फिर उसको इन्फेक्शन या चोट आ गई हो सर में, या ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उसकी बच्चे में कोई प्रॉब्लम्स हो वो हो सकता है। या तीसरा हो सकता है प्रसवोत्तर, मतलब प्रसव हुआ उसके ड्यूरेशन कुछ हो सकती है, जैसे अपन बोल सकते हैं कोई आनुवांशिक प्रॉब्लम हो, ये तो प्रसव काल में डिलीवरी के टाइम है, ये डिलीवरी से पहले है, और ये डिलीवरी के बाद में है। तो इसमें कोई आनुवांशिक हो, ओटाइटिस मीडिया हो, कोई इन्फेक्शन कान में हो, कान की विजाति या कान हो ही नहीं, या कान में कोई चोट लग गई हो, या मम्स हो, ऐसे संक्रमण की वजह से भी अगर कोई विकलांगता आ गई है, जन्मजात भी मान सकते हैं, आनुवांशिक हो, ऐसी चीज़ें भी अगर आ गई हैं तो उसका भी क्या होता है, सर्टिफिकेट बनता है। और वो सर्टिफिकेट अगर स्पीच और हियरिंग में है तो उस हियरिंग इस कैटेगरी में आता है, तो वो भी अपने एस के हॉस्पिटल में बनाया जाता है। रूम नंबर 18 के अंदर ये वाला सर्टिफिकेट बनता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर आता है दृष्टि से रिलेटेड, ये विजुअल, ये अपने एस सीकर के अंदर एस के में रूम नंबर 13 के अंदर ये बनाया जाता है, जिसकी आंखों में अगर कोई रोशनी से रिलेटेड, आंखों की एबनो वो उसकी अलाइनमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, या अंधा हो या नेत्रहीन हो, उसका क्या, उसका भी सर्टिफिकेट बनाया जाता है। वही दृष्टि विकलांग में आता है। दृष्टि का पूरी तरह लुप्त होना कौन कौन सी कंडीशन में होता है, या तो दिखना पूरी तरह बंद हो जाए, या बेहतर आंखों की दृष्टि तीक्ष्ण चश्मे सहित 6/60 या 20/200 से अधिक नहीं हो। और इसका मुख्य कारण हो सकता है कोई भी मतलब अपने न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो सकते हैं, विटामिन ए की कमी हो जाए तो भी ऐसा हो सकता है, मतलब मेनली आंखों से अगर दिखना कम हो तो उसका भी सर्टिफिकेट ये बनाया जाता है। नेक्स्ट अपने आता है नेक्स्ट अपना कौन सा आता है, नेक्स्ट अपना आता है आंखों के बाद में जन्मजात नेत्र विकार हो, जन्मजात के अपने पढ़ा है। जन्मजात का मतलब डिलीवरी के टाइम ही, जन्म से ही अगर कोई इसके अंदर नेत्र विकार है तो भी उसके हो सकता है। स्नायु या स्नायु संबंधी रोग हो,
कुपोषण हो जिसका न्यूट्रिशन, जैसे अपन कुपोषण में क्वासिकोरा और मरासमस, क्वासे मतलब चेकर और मरासमस, ये भी 2 बीमारियां होती हैं। ये भी अपने पढ़ा होगा आपने, बहुत जगह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर उसके अंदर पढ़ा जाता है। अपर्याप्त मेडिकल सुविधा और सामाजिक आर्थिक स्थिति, इससे भी रिलेटेड अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसका भी क्या होता है, सर्टिफिकेट बन सकता है। और लास्ट में एक सर्टिफिकेट और आता है जिसको मैंने बताया था, इसका अपन बनाते हैं, मैं इसको बनाता हूँ, उसको बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन या हैंडीकैप जो चाइल्ड्स हैं उसका इसके अंदर आता है। जिसकी अपन बात करें, किसी को मानसिक विकलांग, जिसकी बुद्धि कम हो या माइंड कम हो, किसी को मानसिक बीमारी हो गई हो, 2-3 साल से ट्रीटमेंट ले रहा तो भी उसके अंदर ये आते हैं। तो ये आप इसको जब साइकेट्री पढ़ेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। साइकेट्री में जैसे मोस्टली जो जीएनएम के स्टूडेंट सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, एएनएम के स्टूडेंट है वो हेल्थ प्रमोशन के अंदर उसके एक टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे आनुवांशिक कोई कारण की वजह से अगर कोई हो जाए, जैसे क्रिटिनिज्म और रक्त संबंधी विवाह में हो, क्रोमोसोम नॉर्मलिटी हो। तीसरा है परसोपुरा, अगर कोई संक्रमण हो जाए, कुपोषण से रिलेटेड है या सामाजिकता से रिलेटेड, मतलब मेनली इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, एमआर या सिजोफ्रेनिया हो या फिर एपिलेप्सी का हो या एमडीपी हो। अगर ये इसका 2 ईयर तक अगर ट्रीटमेंट ले रहा है, अगर उसका सही नहीं हुआ हो तो भी उसका सर्टिफिकेट बन सकता है। इसकी प्रोसीजर जस्ट कोई पर्सन हो और सरकार पूरे इसमें कैंप लगा के क्या सर्टिफिकेट बनवा रही है, तो वो भी इसके अंदर काम हो सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि अपन रिहेबिलिटेशन के अंदर अपन पढ़ रहे हैं कि बेसिक नीड क्या है, बेसिक नीड ऑफ हैंडीकैप। ये जो विकलांग हैं, विकलांगता को आपको समझ में आ गया, जो अपन रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं तो उसकी क्या नीड है, विकलांग या नेक्स्ट की मौलिक आवश्यकताएं क्या है, मतलब बेसिक नीड क्या है। बेसिक नीड तो अपन बोलते हैं किसी भी ह्यूमन की, फूड, खाना है, कपड़े हैं, मकान है, घर है, तो ये भी इसकी एक बेसिक नीड हो सकती हैं। तो इसी के अंदर जो विकलांग बच्चे हैं उनको उसको एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, मतलब जो डेली एक्टिविटी क्या कार्यात्मक करते हैं उससे रिलेटेड की अपन बात करें तो पहले अपने दैनिक जीवन में क्रिया संबंधी आवश्यकताएं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जिसको एडीएल बोलते हैं, ये यहाँ पे भी लिखा है। डेली लिविंग के लिए मोस्टली क्या होता है कि उसको रात जागने से लेकर सोने तक का जो काम है वो डेली लिविंग के अंदर आता है। वो कौन कौन सी चीज़ आते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि शौच जाना, दांतों की सफाई, नहाना, वस्त्र पहनना, बालों में कंघी करना और भोजन करना, ऐसी क्या होते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग होती हैं। जो अपन जो डेली करते हैं वो सारी एक्टिविटी ये चीज़ें होती हैं। तो ये इसको नेक्स्ट सेकंड नंबर का आता है गति और चलन से संबंधित क्रियाकलाप। चलने का है बिस्तर से उठना, करवट बदलना, खड़ा होना, बैठना, सामान पकड़ाना, भ्रमण करना, यातायात संबंध का उपयोग और सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना। जो सीढ़ियों से चढ़ा या उतरा नहीं जाता है उसका भी सर्टिफिकेट बनता है, तो वो भी अपने माइंड में ध्यान में रखें, तो उनका भी सर्टिफिकेट बनता है। तो ये अपने जनरल इसकी क्या थी, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग इतनी है, जिसके अंदर अपन क्या बोल सकते हैं, एक घरेलू के अंदर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग सुबह से उठकर जो शाम तक जो एक्टिविटी सारी की जाती है वो सारी आती हैं। जैसे घरेलू क्रिया में भोजन पकाना, परोसना, फर्श पर झाड़ू लगाना, परिवार में अपनी भूमिका निभाना। भाई अपन जैसे सोसाइटी या फैमिली, अपन सोशल पर्सन है, अपन भी क्या करते हैं अपनी सोसाइटी और फैमिली में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो वही चीज आती है, यौन सने आवश्यकताओं की पूर्ति करना, परिवार के सदस्य कम से कम कष्ट देते हुए स्वयं में सहायक उपकरणों की देखभाल करना। मतलब अगर जो हैंडीकैप है वो ऐसे काम नहीं कर सकता है तो उसको करने के लिए क्या होता है कि ये जो सारी चीज़ें उसकी हेल्प की जाती हैं। तो ये उसको एक्टिविटी ऑफ डेली में आते हैं। संप्रेषण या कम्युनिकेशन से संबंधित है। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत से रिलेटेड है, जैसे फ़ोन वगैरह, इसकी अपन को क्या करना, वो सारी सर्विसेज यूज में लेना। निर्देशों को समझना, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना या समझना, विकारों को अभिव्यक्त करना, मतलब विचारों को अभिव्यक्त करना। जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं मेरे विचार भी अभिव्यक्त कर रहा हूँ और इसके आपको पढ़ना लिखना सीखना और ज्ञानार्जन करना, मतलब उसको क्या करना, उसको एजुकेशन देना भी इस कैटेगरी के अंदर क्या आता है। तो आप ऐसी जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको याद में रखनी है।
हमने हमारे पढ़ते टाइम हमें याद रखी थी, हमारे भी ऐसा क्वेश्चंस आया था और आपकी एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चंस आए हैं। वो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग का अपने पहला क्या दैनिक जीवन का पढ़ा था। अब जो सेकंड नंबर का आया है वो कौन सा है, विकलांगता बच्चों की भावनात्मक नीड क्या है या इमोशनल नीड क्या है और भावनात्मक आवश्यकता क्या है, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। जैसे पहला अपन पढ़ रहे हैं प्रेम, देखभाल और सुरक्षा प्राप्ति की। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसकी और ध्यान प्राप्ति की पहचान करना। नेक्स्ट है सराहनीय प्रशंसा मिलने की इच्छाएं। ये अपन पढ़ रहे हैं ना, सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना अपन भी। नेक्स्ट है परिवार में सम्मान आए कि बच्चों का सम्मानपूर्वक सहयोग की चाह है। ये सारे क्या होते हैं, सेकंड नंबर का है। उसको इमोशनल सपोर्ट भी क्या करना चाहिए, इमोशनल नीड है वो भी होती हैं, डेली दैनिक जीवन की ही नहीं होती। ये अपने ट्राइड में पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा ट्राइड होता है, उस ट्राइड में अपने पढ़ा है मास्लो हिरार्की के नियम। पहले होता है फिजियोलॉजी नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, लव एंड बिलोंगिंग से, उसके बाद में सेल्फ स्टीम का, इतनी अपनी क्या नीड होती हैं। वही नीड क्या होती हैं, एक इसके जो विकलांग है उसको नीड होती है। तीसरा नंबर की है युवक के मूल भावनात्मक बेसिक एंड इमोशनल नीड। दोनों चीज कौन कौन सी होती हैं, अपने इमोशनल पढ़ी थी, नेक्स्ट उससे पहले दैनिक नीड पढ़ी थी। अब अपन पढ़ रहे हैं बेसिक नीड कौन कौन सी हैं। जैसे बेसिक नीड की अपन बात करें, एक विवाह होता है ना, विवाह एंड यौन आवश्यकताएं। अगर कोई हैंडीकैप है तो उसकी कोई भी शादी नहीं करता है, तो उसमें क्या आता है, अगर कोई हैंडीकैप है तो दूसरा हैंडीकैप है उसके साथ में वो शादी कराई दी जाए तो क्या हो सकती है, ये नीड है उसकी पूर्ति हो सकती है। सेकंड नंबर का शारीरिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता। मतलब उसको जैसे अपन 1,000 रुपये दे रहे हैं या 700 से 1,000 रुपये दे रहे हैं कोई भी विकलांग को, तो वो क्या करता है उस सोसाइटी या फर्म में वहाँ पे स्टेब्लिश हो जाता है, उसकी दैनिक दिनचर्या चल, आर्थिक और दोनों चल जाते हैं। घनिष्ठ संबंध रखने की इच्छाएं, मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा क्या होता है डिप्रेस्ड होता है, क्योंकि वो औरों की तरह दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकता। तो ये चढ़ नहीं सकता तो उसमें क्या होगा कि अपन अगर ऐसी उसकी इच्छाएं होती उसको भी फुलफिलमेंट करना है। नेक्स्ट उसकी नीड है स्नेह, प्रेम प्राप्ति, परिवार, मित्र मंडली, सम्मान्यता, पहचान और स्वीकृति दिलाना भी उसकी क्या एक नीड होती है। तो इस नीड को भी क्या होता है अपन को ध्यान में रखना होता है। और नेक्स्ट उसके आता है कि कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जिसके संसाधन को अपन ध्यान में रखते हुए अपन उसको फुलफिलमेंट कर सकें। ठीक हो, आपको इतना सा इसमें समझ, इसमें अपन ने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं कि विकलांग या निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सामुदायिक संसाधन कौन कौन से हैं। जैसे अपने जो पहले डिस्कशन किया वही चीज है, उसी की कंटिन्यूटी में आता है। इसमें थोड़ा सा डिटेल है, इसके बारे में आप मत सोच, इतना सा सोचिए कि जो विकलांग या निःशक्त व्यक्ति हैं उसकी सामुदायिक संसाधन कौन कौन से हैं। जैसे बेसिकली अपन संसाधन की बात करें कि एजुकेशनल के संसाधन की अपन बात करें, एजुकेशनल रिसोर्सेस में ये हो सकता है उसको मूक बधिर की, आजकल सब जगह क्या है अलग से स्कूल है, मूक बधिर और मानसिक विकलांगता के लिए अलग एजुकेशन की स्कूलें हैं। इनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र पे आने के लिए उसको क्या दिया जाता है, परिवहन, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको क्या दी जाती है, बस की सुविधाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट उसको शैक्षणिक पुस्तकें और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। नेत्रहीन विद्यार्थियों को जिसके आंखें नहीं होती हैं, मतलब जिसके आंखें नहीं हैं उनको क्या हो जाते हैं, पाठक के लिए अलग भत्ता दिया जाता है, पढ़ने के लिए उसको अलग भत्ता दिया जाता है। और कोई अगर तकनीकी या टेक्निकल या एजुकेशनल लेना चाहिए तो उसके लिए उसको अलग से उसको सहायता दी जाती है। और विकलांगता को चलाई जा रही संस्थाओं के लिए केंद्र सरकार भी क्या करती है, उसको 100% सहायता देती है। मतलब जितने सारे विकलांग स्कूल हैं उसमें बच्चों को एडमिट करा दिया जाता है, उसके बाद 100% उसको क्या दिया जाता है, स्कॉलरशिप देने का, और निःशुल्क उसको क्या दिया जाता है, भोजन भी वहाँ स्कूलों में दिया, रहने की फैसिलिटी भी, मतलब ये जो स्कूल है वहाँ पर रहने की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और उसके साथ साथ में क्या दिया जाता है,
कि उसको फ्री के अंदर रहना और फ्री के अंदर खाना भी अवेलेबल कराया जाता है। और ये तो अपने पहले शैक्षणिक के अंदर पढ़ा था। सेकंड अपन पढ़ते हैं कि जो शारीरिक पुनर्वास हेतु संसाधन है, फिजिकल रिहेबिलिटेशन है, रिसोर्सेज तो फिजिकल है, जैसे अपन फिजिकल की मैंने बात है, स्ट्रेचर की बात करी, ट्राई साइकिल की अपने बात करी, स्कूटी की अपन बात करी, ये सारे भी क्या होते हैं, इसके अंदर रिसोर्सेस होते हैं जो उसको हम दे सकते हैं। जैसे अपने यहाँ से बैसाखी होती है वो फ्री में अवेलेबल कराना, ट्राई साइकिल जो 3 पहिए वाली साइकिल होती है सॉरी, वो उसको अवेलेबल करा दिया जाता है। उसके बाद में अन्य ऑर्थोपेडिक है, उनको क्या कैंप में जैसे कि दूर करने विशेष कैंप लगाए जाते हैं। निःशुल्क कीमत के साधन, कम कीमत पे वो साधनों की अवेलेबिलिटी कराई जाती है। तीसरे नंबर की अपने बात करती है वर्क या जॉब दिया जाता है, मतलब सरकारी जितनी सारी नौकरियां हैं उसके अंदर कितना % का रिजर्वेशन है, 3% का उसको रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि वो नौकरी लग जाए। और सरकारी नौकरी नहीं है तो 10 वर्ष तक की उसको क्या दी जाती है, छूट भी देने का प्रावधान है, मतलब 10 साल की उसको छूट दी जाती है। अगर 10 साल ज्यादा हो जाती है तो भी वो लग सकता है। उसके साथ में 3% जो आरक्षण है वो किसको दिया जाता है, वो जो हैंडीकैप चाइल्ड है उसको देने का नियम बना हुआ है। नेक्स्ट इसी के कंटिन्यूटी में आती है, उसको विशेष रोजगार दिया जाता है। मैंने आपको बताया था विशेष रोजगार की बात करें तो उसको मतलब इस हर छोटी छोटी दुकानें दिया जाना, मुर्गी फार्म या मछली पालन के लिए उसको क्या दिया जाता है, उसको एक लोन दिया जाता है जिसके आधार पर वो दिया जा सके। पेट्रोल गैस डीलरशिप में भी क्या दिया, पेट्रोल पंप है या गैस डीलरशिप में भी क्या दिया जाता है, उसको सब्सिडी दी जाती है या डीलरशिप दिलाई जाती है। मिट्टी के तेल में पहले, आजकल तो ये बंद हो गया है, ऐसा नहीं चलता है, उसको मतलब पेट्रोल और डीजल का आवंटन किया जाता है। और प्रसिद्ध रोजगार है तो विकलांग मामूली ब्याज दर पर ऋण भी दिया जाता है, मतलब ब्याज भी उसको क्या दिया जाता है, सस्ता दिया जाता है। ये कॉमन सी चीजें हैं जो अपने फील्ड में ये जो चलती हैं, इसमें आपको ज़्यादा नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, परिवहन और यात्रा भत्ताएं दिए जाती है, जैसे रेल की जिसका सर्टिफिकेट बन जाता है, उसके बाद में रेल और ट्रेन है, ट्रेन और बस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर क्या दिया जाता है, उसको छूट दी जाती है। एयरपोर्ट पर भी उसको छूट दे, बस के अंदर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जाने की सुविधा होती है। हवाई जहाज में भी उसको क्या है, उसको रियायती दी जाती है। डाक और संचार यात्रा में भी उसको क्या है, मुफ्त भेजने की, अगर कोई ऐसा है तो मुफ्त में भेजने की उसको सुविधा दी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो उसके पुनर्वास अपने बात करी, उसके संसाधन के लिए कौन कौन सी अदर रिसोर्स या अदर फैसिलिटी कौन कौन सी हैं। जैसे अपने पहले अपने डिस्कशन किया था, एजुकेशन में उसको छूट मिल, एजुकेशन का हो गया, पेट्रोल पंप डीलरशिप का हो गया था, रोजगार का भी हो गया, बसों के अंदर फ्री का सिस्टम भी हो गया, सैलरी भी हो गई, जॉब से रिलेटेड टर्निंग हो गई। और पुनर्वास अदर जो अपन बात करें तो सरकारी आवास है उसके आवंटन में भी उसको क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। जैसे मैंने दुकान और फ्लैट का आरक्षण में भी उसको दिया जाता है। उसके बाद जैसे 50,000 से मतलब व्यक्ति जो भी आयकर कटौती है उसमें भी 50% से 75% तक के क्या दिया जाता है, आय में भी उसको या इनकम टैक्स में भी उनको क्या दी जाती है, छूट देने का प्रावधान है। ये अपने इतिहास अपने पढ़ा था, एक रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड अपना टॉपिक पढ़ा। आपको आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्ट लगा हो और आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, ऐसे ही इंटरेस्ट आपको लगता रहेगा।